बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस में लास्ट 5 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। आज हमारा इस सेशन का लेक्चर नंबर 6 है। हम लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बात की थी आपके पास एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। हमने बात की थी कि आपने एक्सटर्नल असेसमेंट किस तरह से करनी है, एक्सटर्नल असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल असेसमेंट प्रोसेस, और फिर हमने आपसे कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे। हम रिकैप करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमारा जो ज़्यादा फोकस रहा वो हमारे पास रहा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। हमारा पर्पज़ ये था कि हम अपने पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम इस तरह से स्कैन करें कि जो आपके पास फ्रूटफुल चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लोर कर सकें, और जो हमारे पास थ्रेटनिंग है, जो थ्रेट्स हमारे पास, हम उनको भी एक्सप्लोर कर सकें। आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो स्कैनिंग का पर्पज़ हमारे पास है वो हमारे पास यही है कि हम अपने पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम जो हैं वो ग्रैप्स करना चाहते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो थ्रेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। दोनों का आइडेंटिफाई करना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो थ्रेट्स हैं वो भी आपने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में एक्सप्लोर करनी है, और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपने जो है एक्सप्लोर करनी है। इसके साथ साथ हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल असेसमेंट हम करते हैं, हम जो अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हम निकालते हैं, ये तो हमारे पास एक फैक्टर है। हमारे पास जो कंपटीटर्स हैं वो भी हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। वो भी हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, और हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उनको भी जो है देखना होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये कंपोनेंट किस तरह से एडजस्ट होगा। कंपटीटर्स जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ प्लस आपकी वीकनेसेस के ऊपर जो है उनकी नज़र होती है। वो आपके प्रोडक्ट को, आपकी एक्टिविटीज़ को, हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस चीज़ को देखें कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो आपके ही प्रोडक्ट के मुताबिक या उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे। आप अगर टीवी के देखें तो उसमें आपको डिफरेंट टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के इश्तिहारात नजर आए, एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी। आप अगर उन एडवर्टाइजमेंट को ज़रा स्पेसिफिकली मॉनिटर करें आप लोग, तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिफरेंट जो ट्रेंड्स हैं, एक कंपनी ने जो है वो इस तरह से शुरू किया, दूसरी ने दूसरी तरह शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि बात एक ही है बट कान को दूसरे एंड से पकड़ा जा रहा है। ठीक है, लेट नाइट पैकेजेस है, एसएमएस बकेट है, ₹7 में इतने एमबी डाटा प्लस 100 एसएमएस और इतने कॉल्स, वट एवर इट इज। आप देखेंगे कि एक कंपनी ने एक चीज दी, एक बेनिफिट दिया, दूसरी कंपनी उससे बढ़ के बट डिफरेंट एंगल से उस चीज को दे रही होगी। तो वो यहां से आप देखेंगे इवन इन एडवर्टाइजमेंट भी आपके पास कंपटीशन आपको नजर आ रहा होता है। तो दिस मीन कि जो आपके कंपटीटर्स हैं, जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक फैक्टर हैं, वो आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज जो है उनके ऊपर भी उनका जो है फोकस होता है। ठीक है, ट्रेंड्स मॉनिटर हो रहे होते हैं, एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही होती हैं, और हर बंदा जो है उस चीज को कर रहे हैं। अब यहां से आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं कि अगर आप एक्सटर्नल असेसमेंट नहीं करेंगे, आप अपने कंपटीटर्स के ऊपर मतलब नजर नहीं रखेंगे, तो कंपटीटर्स जो हैं उनकी स्ट्रेटजीज आपको पता नहीं होंगी, तो शायद आप उनमें बहुत पीछे रह जाएं। तो आप चीज ऑफर कर रहे हैं शायद कंपटीटर उससे कहीं ज्यादा ऑफर कर रहे हो। दैट्स वाई आपने जो है कंपटीटर्स जो हैं अपनी उनके ऊपर भी नज़र रखनी है, उनकी स्ट्रेटजीज के ऊपर, उनकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज के ऊपर, ट्रेंड्स के ऊपर। ठीक है, आपने चीज़ों को देखना है। फिर इसके साथ साथ जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आपने फोकस करना है, और फिर मार्केट डिमांड और रिक्वायरमेंट मुताबिक आप अगर चलते हैं आगे तो आप बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट में जो है चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, अपने लिए जो है वो फैसिलिटेशन जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी। फिर हमने बात की थी हाउ टू कंडक्ट द इंटरनल एनालिसिस। तो यहाँ पर हमने कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की थोड़ी बात की थी। हमने ये बात की थी कि जो कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है वो जनरेट कहाँ से होता है, उसके जो सोर्सेज हैं वो आपके पास कस्टमर हैं, आपके सप्लायर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास हैं, जहाँ से डाटा आपको इनपुट मिल रहा है। इसके साथ साथ द वे यू आर एनालाइजिंग द डाटा, द वे यू आर कलेक्टिंग द डाटा, ठीक है, द वे यू आर जस्ट प्रायोरिटाइजिंग योर डाटा, ये तमाम चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती हैं आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो डाटा आ रहा होता है, आपके पास कंपटीटर से डाटा आ रहा होता है, कंपटीटर की स्ट्रेटजी से, कंपटीटर की सेल से, मार्केट शेयर से। ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट आपके पास काफ़ी डाटा, ये तमाम जो एक नॉलेज बैंक बनता है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या करता है, हेल्प करता है अपनी प्रेफरेंसेस को,
प्रायोरिटाइज करने में कि आपकी प्रेफरेंसेस हैं क्या, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है फोकस करना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको जो है विद टाइम जो है वो ज़रूरी है करना। इसके साथ साथ जो हमारे पास और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके सोशल फैक्टर्स हैं, जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हैं, लीगल हैं, गवर्नमेंटल हैं, देयर आर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये तमाम चीज़ें भी क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं कि आप असेसमेंट करें अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ की, अपनी वीकनेसेस की। इसके साथ साथ आप असेसमेंट करें कि टेक्नोलॉजी के आने से या लीगल लेजिस्लेशन लगने पे या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस की वजह से आपके एंड के ऊपर जो है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं और कौन कौन सी थ्रेट्स क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पर हमने जो है बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हमारी बात चली। फिर मैंने आपसे जो है वो एक डायग्राम शेयर की थी एंड पे। आई डिस्कस दैट वी शुड डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कवर द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जो आपके पास लेफ्ट हैंड के ऊपर हैं, हमारे पास 5 जो हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको मैनेजर्स ने जो है वो कैप्चर करना है, वो हमारे पास इकोनॉमिक फोर्स है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, और आपके पास जो है वो जिसे कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके पास इकोनॉमिक फोर्स है, देन यू हैव सोशल कल्चरल forces, then you have political, legal, governmental forces, then you have technological forces, एंड फिफ्थ यू हैव द कम्पिटिटिव फोर्सेस। ये आपके पास डिफरेंट किस्म के फोर्सेस हैं जो कि आपके पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। अब ये तमाम के तमाम फोर्सेस हैं, ठीक है, जो आपके लिए एक कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस बना रहे हैं, डाटा बना रहे हैं, और कलेक्टिवली जो डाटा आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास कहाँ से आ रहा है, सोर्सेज आपके पास कौन कौन से जो आपको डाटा दे रहे हैं आपके कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस बनाने के लिए, वो आपके पास है कंपिटिटर्स। ठीक है, कंपिटिटर्स जो हैं आपके, वो आपको डाटा देते हैं। मैंने आपसे कहा कि उनका सेल्स रिकॉर्ड है, ठीक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप देखें, उनकी मार्केट स्ट्रेटजीज देखें, उनकी ग्रोथ पैटर्न देखें आप, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास मतलब कि किस एंड पर जो है कंपिटिटर्स आपके पास ग्रो कर रहे हैं। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास है, आपके पास सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि ये आपके पास जो कस्टमर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो दे एक्चुअली गिव यू द फीडबैक अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिमार्क्स। तो कस्टमर के जो फीडबैक है वो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मिलता है। इसके साथ साथ सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये भी बताता है कि इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, whether there is sale for, there is requirement or there is need for your product or not, या आपका प्रोडक्ट यहाँ पर जरूरत है और यहाँ पर ये नहीं है। दिस इज द सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो मोस्टली सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज कि आप अपने सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं। मे बी यू शुड डिस्कस इन द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, मे बी यू शुड टेक दैट कोर्स, वहां पर आप इस चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दे आर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंफॉर्मेशन जनरेशन। एंड देन यू हैव द क्रेडिटर्स, हमारे पास जो बैंक्स हैं, जो आपके पास डिफरेंट लोन इंडस्ट्रीज हैं, वो आपके पास जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स बन सकती हैं। देन यू हैव द कस्टमर, योर ओन एम्प्लॉयज। कस्टमर का फीडबैक किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, इट्स रियली मैटर अ लॉट। आपके पास कस्टमर का फीडबैक किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपके पास होता भी है। तो यहाँ पर आप यही चीज़ देखते होते हैं कि आपका जो कस्टमर का फीडबैक है वो किस एंड पे है, किस तरह से आपको मिला और किस तरह से आपने उसको जो है यूटिलाइज करना है। ये कितनी ही अच्छी बात है कि आपके पास कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है कि आपके प्रोडक्ट में ये इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है, और आप उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, या अपनी सर्विसेज को आप जो है इम्प्रूव करते हैं। तो इम्प्रूव होना किसी चीज़ का, ये अगेन कस्टमर कमिटमेंट को इन्हांस करता है। आपकी ब्रांड के साथ जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो क्या करती है, वो आपके पास बढ़ती है, इंक्रीज होती है आपके पास। देन यू हैव योर ओन एम्प्लॉयज, अगर आपके पास एम्प्लॉयज कमिटेड हैं और हॉनेस्ट आपके पास ओपिनियन आपके पास मिलता है आपको, ठीक है, या फीडबैक एम्प्लॉय एंड का आपके लिए है और ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं आपके एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के एंड पे इंफॉर्मेशन जनरेशन इज वन फैक्टर, बट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द ओनरशिप अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर योर एम्प्लॉयज ओन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। आप अगर जब तक इस चीज़ को ओन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपको उस तरह का बेनिफिट जो है वो नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको
आपके पेरेंट्स ने गाड़ी लेकर दी और अब कहा कि ये गाड़ी आपकी है, आप इसके एक ऑनर हैं, ठीक है, ऑनरशिप आपके ट्रांसफर हुई। अब आप उस गाड़ी का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर उसकी सर्विस करवाते हैं, उसकी एयर जो है प्रेशर उसका आप लेवल मेंटेन रखते हैं, ड्राइविंग आप ध्यान से करते हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, इस दैट आपने उसकी मेंटेनेंस ज़बरदस्त गाड़ी की सेट की हुई है, उसको आपने रखा हुआ है। सो अगर आप उसे प्रॉपर ध्यान देते हैं, वाई, बिकॉज दैट्स योर, आपकी दोस्त की गाड़ी होगी, आपने अपने दोस्त से गाड़ी ली और उसको आपने महीना यूज़ किया, आप खुद नोट कीजिएगा कि आपने कितनी दफ़ा उसकी सर्विस करवाई, कितनी दफ़ा आपने उसका एयर का बैलेंस चेक किया, पेट्रोल या इंजन ऑयल आपने कितनी दफ़ा चेक किया। प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं ऑनरशिप होने की वजह से या ऑनरशिप ना होने की वजह से। अगर आपके एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करना स्टार्ट करते हैं कि दिस इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आपके पास नज़र आती हैं, ठीक है। तो ऑनरशिप अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर ज़्यादा है तो आपके पास, एंड द मीन फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लीडरशिप स्टाइल फ्रॉम योर मैनेजर्स। बीइंग अ मैनेजर्स, आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है जो इस ऑनरशिप को क्रिएट करने में कितना हेल्पफुल है। तो यू आर द वन हु आर द बेसिक इंडिविजुअल कि आप किस तरह से ऑनरशिप जो है वो क्रिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो इस चीज़ को देखा जा सकता है हमारे पास। देन वी हैव द कम्युनिटीज़, आपके पास जो कम्युनिटी है वो आपके पास सोर्स हैं, देन द मैनेजर्स, देन द स्टेक होल्डर्स, लेबर यूनियंस, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो है कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस बनाने का सोर्स है। दीज आर द फ्यू थिंग्स, मे बी देर आर सो मैनी अदर्स जो कंपनीज जो हैं वो यूज़ करती हैं अपना नॉलेज बैंक जो है उसको बिल्ड करने के लिए, अपने कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस जो है उसको ग्रो करने के लिए। एंड ये जो तमाम आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, दीज आर द सोर्सेज टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई उस इंफॉर्मेशन को आपने नोट डाउन किया और फिर आपने सॉर्ट किया उसको, ठीक है, इसिमिलेट किया आपने कि आपने देखा कि इसमें से कौन कौन सी जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से आपके पास जो हैं वो क्या हैं, थ्रेट्स हैं। अब आपने लिस्ट बनाई अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ की और आपने लिस्ट बनाई अपने पास थ्रेट्स की। अब आपने क्या किया कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ के मुताबिक आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ में से प्रायोरिटाइज किया कि ये प्रायोरिटी है, मेरी स्ट्रेंथ ये है और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज माय इंटरनल स्ट्रेंथ अलाउज मी टू कैप्चर दैट स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, कि आप उस अपॉर्चुनिटी को क्या करें, उसको आप कैप्चर कर सके, ठीक है। तो आपने इस तरह से उस चीज़ को जो है वो मैनेज किया। सिमिलरली आपने क्या किया कि जो आपके पास वीकनेसेस हैं उनको आपने मैच किया अपने थ्रेट्स के साथ कि ये थ्रेट्स हैं और ये मेरी वीकनेसेस हैं। इफ़ आई शुड कन्वर्ट दीज थ्रेट्स, इफ आई शुड कन्वर्ट दीज वीकनेसेस इनटू द स्ट्रेंथ, तो ये थ्रेट्स हैं आपके पास खुद ब खुद ही ओवरकम हो जाएंगे। एंड मोस्टली आपके पास ऐसे ही होता है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती हैं ताकि जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल किया जाए और थ्रेट्स को जो आपके पास किया जाए उनका लेवल जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आई, फिर आपने उनको प्रायोरिटाइज किया। अब इशू ये है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इंटरनल स्ट्रेंथ आपके पास है। यहां पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, यहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कोई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आपके पास रिक्वायर्ड है, कोई आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है जो आपके पास नहीं है, और वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी देर के लिए है, आपने उसे अवेल करना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए बस थोड़े से टाइम के लिए चाहिए। कोई चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल आप लोन लेते हैं थोड़ी देर किसी, यार थोड़ी देर मुझे दो, उसके बाद फिर तुम वापस लौट, आपका काम हर वक्त आपको चीज़ जरूरत नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको चीज़ जरूरत थी, आपने यूज़ की, उसके बाद आपने क्या किया, उसको आपने वापस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपके पास मैनेजमेंट के अंदर, दैट थिंग इज कॉल्ड आउटसोर्स, कि आप क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। आप जितनी देर के लिए आपको चीज़ ज़रूरत है आप क्या करते हैं कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, उस चीज़ को आप ले हैं हायर करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप जो है उसको डिसेमिनेट कर देते हैं, उसको आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आप फिनिश कर देते हैं। तो मतलब आपने आउटसोर्स करने से आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स को, स्किल्ड लेबर को आप लाए, आउटसोर्स किया आपने, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने फुलफिल किया एंड देन मतलब कि एट द एंड ऑफ द टेन्योर मतलब कि आपका काम खत्म हो गया और अब आप ह्यूमन रिसोर्स आपका इस्तेमाल। सो दिस कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम
जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस आउटसोर्सिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और वो आउटसोर्सिंग के ऊपर जो है वो काम करती हैं। तो यहाँ पर यही फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आउटसोर्सिंग आपके पास है वो ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम अवेल करती हैं, ताकि अपने पास जो इंटरनल कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, कि एक रिसोर्स की जब ज़रूरत हो उसको तभी अवेल किया जाए, और जब ज़रूरत ना हो तब आप क्या करें, उसको जो है वो डिस्कार्ड कर दें। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में वी शुड डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस में हम डिफरेंट फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे, बट इसके साथ साथ हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे हमारे पास कि सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड इन्वायरमेंटल फोर्सेस, जो ये फोर्सेस हैं ये किस तरह से इफेक्ट करती हैं आपके बिजनेस को, और बीइंग अ मैनेजर आपका क्या रोल बनता है, आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं जो आप अप्लाई करें तो आप इन फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, वो ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ा डिफरेंट हैं, जबकि अगर आप इंटरनल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं और आप इंटरनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपके पास जो एवेल्युएशन क्राइटेरिया है या जो डिफरेंट टूल्स हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट की असेसमेंट करती हैं, वो आपके पास डिफरेंट है। तो हमारी फोकस उन टूल्स की तरफ तो नहीं होगा। ठीक है, मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में हम उन टूल्स को इन डेप्थ स्टडी तो नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आई शुड इंट्रोड्यूस एट दिस लेवल, बैचलर्स के अंदर इस लेवल के ऊपर इंशाल्लाह आई शुड ट्राई माय बेस्ट दैट आई शुड इंट्रोड्यूस्ड you about those tools, आपको पता हो, then inshallah in future in details you should cover those subject, those tools in other courses which are really part of that courses, not related to this course. तो हम आज का लेक्चर जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। we should start with the economic फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्स जो आपके पास है वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल एंटिटी है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फोर्स विच इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक जो है फोर्सेस हैं उसका मतलब कंट्रोल नहीं करती, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स आपके पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फोर्स है वो उसे कंट्रोल करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बस का बात नहीं, बल्कि आई शुड से दैट दिस इज मोर राइटली सेड, इवन गवर्नमेंट दे कैन नॉट कंट्रोल द इकोनॉमिक फोर्सेस। ठीक है, वहां पर भी गवर्नमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है एक मुल्क के अंदर, तो वहां पर भी इकोनॉमिक फोर्सेस को, बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू economic value of that country, but there are within a country there are so many other foreign economic forces which are actually affecting your country, and then within a country it's affecting your businesses, and it's affecting an individual as well। हमारे पास तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके पास। Being a manager, you have to take decision about your organization। आपको देखना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना है। तो आपके लिए मैं कुछ फोर्सेस जो हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो स्ट्रेंथ हैं उनके लिए वीकनेसेस आपके पास हैं, उनके लिहाज से आपको उसे मॉनिटर करना होगा। तो हम उनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, वेदर कंट्री हैव द फैसिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द इंडिविजुअल, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, वेदर देयर इज क्रेडिट अवेलेबल और नॉट। हमारे पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, आप बिजनेस के अंदर हैं और आप एक इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आप अपनी इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स सम ऑफ द टाइम यू नीड द क्रेडिट, आपको क्रेडिट चाहिए होगा। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, देन ऑन इंस्टॉलमेंट आप क्या करते हैं, उसकी जो है वो डिलीवरी जो है वो करते रहते हैं, साथ साथ आपके पास इंस्टॉलमेंट पेमेंट आपके पास चलती रहती है। बट यहाँ पर आपके पास केस ये है कि बैंक्स के अंदर क्या फैसिलिटी है या गवर्नमेंट के रूलिंग के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है या नहीं। इफ द कंट्री हैव दिस फैसिलिटी अवेलेबल, इट्स मीन के इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो उस कंट्री के अंदर है। ठीक है, इकोनॉमिकली जो कंट्री है वो स्ट्रेथन है, अच्छी है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज वन ऑफ द फैक्टर, अगर नहीं है तो इट्स मीन कि इकोनॉमिकली कंट्री जो है वीक है। ठीक है, इकोनॉमिकली वो लोन नहीं देते कि बिकॉज ऑलरेडी दे कैन नॉट मीट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन ऑपरेशन, तो वो क्रेडिट फैसिलिटी आपके पास जो है कहाँ पर देंगे। दे हमारे फर्स्ट फैक्टर है लेवल ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इकोनॉमिक में शायद आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा, बल्कि जरूर आपकी नज़र से गुजरा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड डिफाइन दैट कंसेप्ट एंड फिर हम इसके ऊपर जो है डिस्कस करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट हाउस होल्ड have available for spending and saving after income tax has been accounted for।
अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग आफ्टर इनकम टैक्स। आपके पास एक अमाउंट आई, आपको पे मिली, जो पे थी आपकी वो आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्शन आपके पास जो है वो आपको मिलती है। अब यहां पर फैक्टर ये है कि उसमें से कितनी आपने सेव किया और कितना आपने स्पेंड किया। दैट द सेविंग एंड स्पेंडिंग आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्शन, दैट थिंग इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपके पास सेविंग ज्यादा है और स्पेंडिंग कम है, इट्स मीन कि आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है एक इंडिविजुअल एंड के ऊपर भी, और सोसाइटी इतना अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, इनकम लेवल इतना अच्छा है सोसाइटी के अंदर लोगों का, ठीक है, कि लोग इकोनॉमिकली जो है वो प्रॉस्पेरस है, ठीक है, इकोनॉमिकली जो है वो साउंड है, कि उनके पास सेविंग ज्यादा है और उनकी स्पेंडिंग जो है उनके पास कम है। बट अगर आपके पास सेविंग है ही नहीं और स्पेंडिंग आपके पास ज्यादा है, एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम समवन, इट्स मीन दैट यू आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रांग, तो आप इकोनॉमिकली जो है इतने जो है वो स्ट्रेंथन नहीं है। तो ये एक और फैक्टर आपके पास है, ठीक है, जो इकोनॉमिक फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को भी मॉनिटर करती है अबाउट द एम्प्लॉय। और ऑफ कोर्स आपका एम्प्लॉय जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इट इज अ सोर्स फॉर हिज गुड प्रोडक्टिविटी। उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए मैनेजर्स को इस चीज को मॉनिटर करना होगा कि जो पे इसको मिलती है और जो इसकी स्पेंडिंग्स है, अर्निंग और स्पेंडिंग्स जो हैं और जो सेविंग्स हैं, उनमें कितना डिफरेंस आपके पास है, ठीक है। तो इस चीज को भी जो है वो मॉनिटर करना है हमारे पास। ये हमारे पास एक और सेकंड फैक्टर था। थर्ड हमारे पास है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इज अ फी पेड बाय द बोरोवर ऑफ एसेट टू द ओनर एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन फॉर द यूज ऑफ द एसेट। अगर आप किसी से कुछ चीज लेते हैं तो उसके बदले में आपको वो चीज भी वापस करनी होगी, और जितना सा आपने यूज की उसके ऊपर आपको जो है जो पेमेंट करनी है उस बंदे को, ठीक है, जिससे आपने वो चीज बोरो की थी, दैट थिंग इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आप गवर्नमेंट की सर्विसेज डिफरेंट चीजें यूज करती है, इन दैट दे विल आस्क यू फॉर द टैक्स, कि आप उसके लिए क्या करें, टैक्स पे करें, बिकॉज रोड बनाए, सर्विसेज दी, हॉस्पिटल है, एजुकेशन फैसिलिटी, हर चीज जो आपके पास अवेलेबल चीजें हैं उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का है बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का कम होना, ये सारी चीजें आपके पास जो है इन्फ्लुएंशियल फैक्टर हैं। दिस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर। फिर हमारे पास है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन इज अ रेज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस का बढ़ना एक इकोनॉमी के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस थिंग इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप न्यूज़ खबरें सुनते हैं या आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो आप देखिए इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ये है आपके पास कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ आप देखते हैं विद टाइम जो गवर्नमेंट हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी आपके पास जो है डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं ईयरली, साल के एंड के ऊपर इतना जो है वो बोनस मिलेगा, या साल के एंड के ऊपर इतनी आपकी सैलरी जो है उसमें इंक्रीज होगी। तो ये आपके पास इन एक्चुअल क्या चीज़ है आपके पास, कि जो इन्फ्लेशन बढ़ी है तो उसको मेंटेन रखने के लिए पे के अंदर क्या की जाती है, आपको कंपनसेट किया जाता है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि प्राइसेस वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और एम्प्लॉयज़ की पेज जो हैं उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम वो कम हो गया कि उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, उनकी सेविंग्स नहीं हो रही, उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी जो पे है उसको क्या करती है, उसको वो बढ़ा देती है। अब पे का जो आपके पास बढ़ना है, दिस इज एन इंडिकेशन कि इन्फ्लेशन रेट आपके पास क्या था, उसको मेंटेन करने के लिए पे क्या की आपके पास जो है वो बढ़ाएगी, क्योंकि आपके पास गुड्स सर्विसेज के अंदर जो ही आपके पास रेट बढ़े तो वहाँ से आपके पास पे बढ़ गई। अब पे आपके पास इनकम ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो कंज्यूम इस तरफ जो हो रही है। तो अगेन हमारे पास इन्फ्लेशन रेट जो है इसका स्टेबल होना या इसका बढ़ना कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं होता। बीइंग अ मैनेजर आपने इस चीज़ को भी देखना है कि एम्प्लॉय की जो पे है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेदर it is according to the inflation rate or not. This is one of the managerial practices. Federal government budget deficit. A deficit is an excess of expenditure over the revenue in a given period. ठीक है जी, डेफिसिट कितना आया, आपको एक काम दिया गया कि आपने ये काम करना है एंड फॉर दैट पर्पज यू हैव 1 लाख रुपीज, आपको 1 लाख दिया और आपने 1 लाख में वो काम करना है। ओवर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, ठीक है, वी केम टू नो कि आपका 1 लाख नहीं, आपका 1.5 लाख रुपए लगा।
ये जो एक्सेस में आपका 50,000 लगा है, दिस इज एक्चुअली द डेफिसिट। इस तरह गवर्नमेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, बजट प्रपोज होते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होता है, एक बजट होता है, और एट द एंड ऑफ द जब आपके पास एक ऑडिट होता है तो देखा जाता है कि इस बजट से पैसे कम लगे या एक्स्ट्रा लगे। अगर जो बजट आपने उस ईयर में एलोकेट किया था उससे एक्स्ट्रा पैसे आपके पास लगे, इट्स मीन कि देयर इज अ बजट डेफिसिट। ठीक है, और ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की। बात आपके पास एक मुल्क हो, कंट्री हो, तो वहां पर तो बजट डेफिसिट का एक बहुत ही बड़ा आपके पास जो है फिनोमेना है, या आपके पास क्या है, वो एक फैक्टर है, बजट डेफिसिट आपके पास जो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि बीइंग अ मैनेजर आपने ये देखना है कि वेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन आप जो है वो बजट डेफिसिट की तरफ है, या मतलब आपके पास जो है वो बजट के अंदर से चीजें आपके पास क्या है, वो सरप्लस है, चीजें आपके पास जो है बच गई हैं। गवर्नमेंट के लिए द फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। ठीक है, टैक्सेस का पर्पस आपके पास क्या है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू क्या करना, बढ़ाना, और वो फिर रेवेन्यू गवर्नमेंट का जो वो क्या लगता है आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड करने में आपको लगता है, एंड स्पेंडिंग, और जितनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उस लिहाज से आपके पास जो है चीज़ें वो आपके पास किस तरह से जो है वो बैलेंस हों। तो फेडरल गवर्नमेंट का आपके पास बजट डेफिसिट, दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक फैक्टर। जो हमारे पास और इकोनॉमिक फैक्टर्स है which we have to monitor, and it's very important factors that economically contribute. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कंजम्पशन पैटर्न्स, हम इस पे बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, देन वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल, वी शुड डिस्कस दिस थिंग, एंड देन स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। एंड देन वी हैव टू लुक फॉर द फॉरेन कंट्री इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस बाय द रिलीजन, एंड टैक्स रेट्स एंड ओपेक पॉलिसीज। हम इसके ऊपर बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट विद द कंजम्पशन पैटर्न्स, के आपके कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है। आप इस चीज़ को देखें कि जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, या फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर जो लोग कंजम्पशन पैटर्न उनका है वो किस तरह से चीज़ों को जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोक पेप्सी की कितनी आपकी इनटेक है, कितने इन एवरेज कितने लोग, चाय को आप देखें कि इन एवरेज कितनी जो है चाय लोग पीते हैं, उस लिहाज से ही आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट जो है, चाय को फॉर एग्जांपल देखें आप, ठीक है, चाय और पेप्सी कंपैरिजन करें तो इन कंपैरिजन टू पेप्सी चाय जो है वो ज़्यादा आपके मुल्क में जो है पी जाती है। इट्स मीन के आपको ज़्यादा जो है वो चाय की पत्ती जो है वो इम्पोर्ट करनी है, या चाहे ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल उसका हमें इन्हांस करना है। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंज्यूमेबल है, जो कंजम्पशन पैटर्न है एम्प्लॉयज़ की, इनको मॉनिटर करना। देन यू हैव टू लुक फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन द कंट्री, और इन द कंट्री आपने देखना है कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है, जॉब्स हैं नहीं हैं, जॉब्स हैं तो कितने लोगों के पास जॉब्स हैं, कितने लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, दीज आर अगेन टुवर्ड्स द अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। अगर एक मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, इट मीन्स के देयर इज़ इकोनॉमिक रिसेशन, आपके पास इकोनॉमिकली वो कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ देखना, अगर आपके पास जॉब्स हैं तो इट्स मीन कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अच्छा है, जॉब्स अच्छी हैं तो कंट्री जो है इकोनॉमिकली आपके पास क्या स्टेबल है। तो बीइंग अ मैनेजर वी आल्सो हैव टू लुक फॉर दीज फैक्टर्स, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, बट ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो हैं इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा जो आपके पास क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। आपके पास एक आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर रहा है, आपके पास सोर्स बन रहा है किस चीज़ का, आपके पास इकोनॉमिक रिसेशन का। तो अगर रिसेशन होगी इकोनॉमी के अंदर तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को फैसिलिटेट नहीं करेगी जिस तरह से उसको फैसिलिटेट करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर चेंज आने से आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट फैक्टर आपके पास वो भी आपके पास क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव इज द वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल। वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर प्रोड्यूस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, एक वर्कर जो प्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, दिस थिंग इज कॉल्ड वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल। मीन जो वर्कर है आपका वो कितना प्रोडक्टिव है, एक मिनट के अंदर वो कितनी ज्यादा चीजें जो है बना रहा है, या एक घंटे के अंदर उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, एक घंटे के अंदर एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को जो है वो चेक कर रहा है, दिस इज द वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल फॉर दैट डॉक्टर।
एक वर्कर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर उस वर्कर की प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, 1 घंटे के अंदर वो कितनी जो है वो बोतल्स जो है वो बॉटल्स जो है वो फिल कर रहा है आपके पास, या 1 घंटे के अंदर जो है आप जो है वो कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। दिस इज द वर्क, दिस इज द स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी लेवल कि 1 घंटे के अंदर आप इतनी जो है लाइंस जो है आप लिख सकते हैं। टाइपिंग स्पीड पर आवर आप कितने वर्ड्स जो है टाइप कर सकते हैं। दिस इज योर प्रोडक्टिविटी लेवल। फैक्टर्स इफेक्टिंग लेबर प्रोडक्टिविटी इज द इंडिविजुअल एटीट्यूडनल, जो आपका एटीट्यूड है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ऑफ कोर्स whether your aptitude or your attitude, for example हमेशा हम कहें whether you have aptitude towards that thing or not। अगर आपका aptitude है तो attitude खुद बहुत ही आपके पास बिल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और आप बिजनेस मैनेजमेंट तरफ आप आए हैं, तो अब जिस बच्चे का जो एप्टीट्यूड होगा वो उस तरफ अपनी क्या करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा। इफ यू आर स्ट्रांग, इफ यू हैव एप्टीट्यूड ऑफ फाइनेंस, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्पेशलाइजेशन किस तरफ करेंगे, अपने पास टुवर्ड्स द फाइनेंस। मीन योर एटीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड जो है वो आपके एटीट्यूड को क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड है, आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर। जिस तरफ आपका इंटरेस्ट होगा आप उस तरफ क्या करेंगे, आपके पास ज्यादा जो है आपके पास आपका एटीट्यूड उस तरफ होगा। तो जो एक इंडिविजुअल है उसका जो एटीट्यूड है, ऑफ कोर्स अगर वो है एक चीज की तरफ, तो आपका वर्कर प्रोडक्टिविटी लेवल आपके पास क्या होगा, वो हाई होगा। अगर एक बंदे का एप्टीट्यूड उस तरफ नहीं है तो इट्स मीन कि आपके पास वर्कर प्रोडक्टिविटी लेवल आपके पास क्या है, वो आपका लो होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोटिवेशन एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। बिहेवियर तो आपके पास ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है ही है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, द मैनेजरियल एप्लीकेशन, द मैनेजरियल इम्प्लीकेशन इज दैट मैनेजर हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। आपके पास इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि आप एक इंडस्ट्री के मैनेजर हैं और आपका एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर कि एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, ही सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज जॉब। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव अ गुड रिवॉर्ड सिस्टम फॉर द एम्प्लॉयज। Another important thing, the facilities, the environment you are providing to your employees. This is again another important factor. तो आपने देखा कि if you have a good reward system, you have good environment, ठीक है, you have a proper communication, a well stable communication system, आपके पास employee जो है उसकी commitment आपकी job की तरफ जो है वो खुद बहुत बढ़ जाएगी। Another important factor is the salary and at end of the day आपके पास जो है वो बोनसेस हैं। देन अगर कोई अचीवमेंट है तो उसके बदले में आप जो रिवॉर्ड दे रहे हैं वो आपके पास, जो दीज ऑल थिंग आपके पास एम्प्लॉय का एटीट्यूड या बिहेवियर बिल्ड करते हैं। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो ऑफ कोर्स उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास हाई होगा। विद इन 1 आवर वो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या करेगा, वो काम करेगा, प्रोडक्टिव होगा। Another important factor here, the important thing, that if your employee is highly motivated, it means that he is actually, for example, he has an ownership for that organization. He's actually imparting more towards that organization. तो ये आपके पास एक और important factor है। Another important is a technological factor. टेक्नोलॉजी का इन्हांस होना भी वर्कर प्रोडक्टिविटी लेवल आपके पास क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। अब यहाँ पे वो कैसे बात आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे पहले जो बंदा 8 बंदे मिलकर क्या करते थे, एक काम करते थे। अब आपके पास टेक्नोलॉजी जब आपके पास आई, कंप्यूटर आपके पास आया, तब 8 बंदों का काम क्या कर रहे हैं, एक बंदा जो है वो 8 बंदों का काम जो है थ्रू कंप्यूटर जो है वो कर रहा है। तो आपने देखा कि आपके पास ईज हुई, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, आपके पास वर्क प्रोडक्टिविटी लेवल को इन्हांस किया। इसके साथ साथ आप इस चीज को देखें कि आपके पास न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आती है, मशीन्स आती हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं आपके पास कि आप इनिशियली देखें तो आपके पास टेप रिकॉर्डर कितना बड़ा था, फिर आपके पास क्या हुआ, थोड़े हैंडी टेप रिकॉर्डर आना स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद आपके पास क्या हुआ, वॉकमैन आना स्टार्ट हुआ। अब आपके पास क्या है कि मोबाइल के अंदर भी आपके पास इतना कुछ है कि वो तमाम चीजें, बड़े बड़े डेक, सब कुछ ऑब्सलीट हो गया। अब आपके पास वो चीजें क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मशीनरी थी वो पहले बहुत बड़े बड़े जो थे, कंप्यूटर को देखिए कितना बड़ा, और अब आपके पास कितना कुछ, आपके पास मोबाइल इज परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज विच यू कैन परफॉर्म ऑन योर लैपटॉप।
हर चीज़ आपके पास वहाँ पर हो रही है। इंडस्ट्री के अंदर भी आपके पास ऐसे ही हुआ कि आपके पास प्रोसेस इन्हांसमेंट हुई, इस तरह के प्रोसेस इन्हांसमेंट हुई, मैन्युफैक्चर के अंदर आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके पास इन्हांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट से आपके मशीनरी के अंदर इन्हांसमेंट हुई, ठीक है। इवन आप रोबोटिक्स को देखें, आपके पास जो है ह्यूमन को रोबोट्स ने रिप्लेस किया इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब ह्यूमन वहां काम नहीं करते, बट जो रोबोट्स हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं, सब के सब जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं, वो सारे के सारा काम जो है उन रोबोट से लिया जा रहा है। तो आपके पास क्या टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट है, प्रोडक्टिविटी लेवल आपके पास क्या, आपके पास वो बड़ा है। इफ देयर इज हाई प्रोडक्टिविटी लेवल, ऑफ कोर्स द एंड प्रोडक्ट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास हाई होगी। देन वी हैव द स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, आपके पास जो स्टॉक मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के शेयर प्राइस का बढ़ना कम होना आपके पास, ऑफ कोर्स इट इज अगेन मेजर इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, की वेरिएबल है। अगर आपके पास शेयर वैल्यू अच्छी है आपके, और आपके पास मार्केट में आपका मार्केट शेयर भी अच्छा है, तो ऑफ कोर्स आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न्स है वो आपके पास जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास कम होगी। सो दिस इज अनदर फैक्टर वी हैव द फॉरेन कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, फॉरेन कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, दिस इज रियली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ये आपके पास एक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो कि आपके पास फॉरेन कंट्री के अंदर जो डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो वाली, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की या एक कंट्री की अच्छी नहीं है, तो फॉरेन का जो एक्सचेंज रेट है उसका बढ़ना, या फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलपमेंट होना, उसका इम्पैक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी आपके पास ऑफ कोर्स होता है। फॉर एग्जांपल यू लुक एट द ऑयल प्राइस, आपके पास फॉरेन कंट्रीज में ऑयल प्राइस आपके पास बढ़ती है, चेंज होती है, तो आपकी कंट्री में क्या होता है, अच्छी खासी जो है इन्फ्लेशन आती है, आपकी कंट्री में जो है वो ऑयल प्राइस के ऊपर जो है इम्पैक्ट होता है। ऑयल प्राइस का बढ़ना आपके पास जो है अगेन अनदर एक की वेरिएबल फैक्टर। इकोनॉमिक डिफरेंस बाय द रीजन स्लैश कस्टमर, इकोनॉमिक जो आपके पास इनकम डिफरेंसेस हैं बाय द रीजन, आप देख रहे हैं अपनी पेज इस्लामाबाद के अंदर कितनी होंगी, लाहौर में पे स्ट्रक्चर क्या होगा, और यही अगर आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आप ले जाएं सिंध के बैकवर्ड गाँव में, तो वहाँ पे आपके पास पे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इट्स अगेन डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर कि आपकी मार्केट कितनी है, ठीक है, तो उस लिहाज से आपकी पे एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पे गौर ये हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर है। फिर वी हैव द टैक्स रेट्स, टैक्स कितने इम्पोज की गवर्नमेंट, एंड देन वी हैव ओपेक पॉलिसीज। ओपेक स्टैंड फॉर ऑयल एंड पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हमारे पास एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, सॉरी, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी ऑयल प्राइस को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइस का बढ़ना गवर्नमेंट के एंड पे नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेक जो है वो प्राइसेस बढ़ाता है, ठीक है, और फिर आपके पास जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो अपना जो ऑयल है उससे ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करती हैं, फिर उसके ऊपर क्या करती है, वो आपके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो इम्पोज कर देती हैं। तो ओपेक की जो पॉलिसीज़ हैं उनका भी जो कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो मोस्ट रिफाइनरीज हैं या मोस्ट इंडस्ट्रीज जो है वो आपके पास ऑयल बेस्ड है, देन आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑयल बेस्ड है, सीएनजी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही उसको ख़त्म किया चला जा रहा है आपके पास कंट्री के अंदर। तो आपके पास क्या है कि ऑयल बेस्ड आपके पास जो है ज़्यादा जब चीज़ें होंगी तो आपके पास रेंट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, ऑयल प्राइस का बढ़ना, आपके जो फेयर्स हैं उनका भी जो है इंक्रीज होना इसके साथ लिंक्ड है। आपके पास अगर अर्निंग पावर लोगों की अच्छी नहीं है तो ये चीज़ें जो है इम्पैक्ट करेंगी अगेन आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। तो अगेन ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसको हमने जो है वो देखना है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमने लास्ट देखे इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारे पास अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, बट हमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं देखना, बल्कि आप जिस भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, बीइंग अ मैनेजर, यू आल्सो हैव टू लुक फॉर द सोशल फैक्टर्स, यू हैव टू लुक फॉर द कल्चर ऑफ दैट कंट्री, मोस्ट प्रॉब्ली यू आल्सो हैव टू लुक फॉर द डेमोग्राफिक, ठीक है, वहाँ पे एज रेशो क्या है, जेंडर की एज कितनी है, मेल फीमेल रेशो आपके पास कितनी है, एजुकेशन लेवल आपके पास क्या है, ठीक है, आपको इन चीज़ों को सबको मॉनिटर करना है। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी आपने ज़रूर देखना, आपके पास कल्चर को देखना, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना, डेमोग्राफिक्स को देखना और एनवायरमेंटल फोर्सेस को देखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बीइंग अ मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन तमाम फैक्टर्स को जो है मॉनिटर करें, और यहाँ पे जो आपकी सेल्स फोर्स है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ
कि आपके पास एक लतीफ़ा है, फॉर एग्जांपल लतीफ़ा भी है बट इसमें एक लेसन भी है। बीइंग ए मैनेजर आप चीज़ों को कैसे देखेंगे, और जो आपका सेल्स पर्सन है, जो आपके एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स आपके हैं, सेल्स वाले सेल्समैन, ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। एक कंपनी थी, उसने अपने सेल्स एजेंट को भेजा, नुमाइंदे को भेजा, ठीक है, अभी आप जाएं और आप जाएं फॉर एग्जांपल किसी बैकवर्ड इलाके में उन्होंने भेजा कि जाएं देख कर आएँ कि आपके पास यहाँ पर शूज़ की डिमांड है, ये शूज़ की डिमांड नहीं है, ठीक है। वो सेल्समैन क्या, उन्होंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई भी जो बंदा था वो जूते नहीं पहनता था। उन्होंने कहा यहाँ तो मतलब कि अपनी इंडस्ट्री खोल के फजूल वाली बात है, यहाँ तो जूते पहनते कोई बंदा नहीं है, तो हम अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे, हमारा कारोबार तो नहीं चलेगा। दूसरी कंपनी ने भी अपना सेल्समैन भेजा और देखा, जाओ देखो उस मुल्क में जो है वो हमारे जो शूज़ की बिज़नेस है वहाँ चल जाएगा कि नहीं चलेगा। वो जब वहाँ गया तो उसने जब वहाँ जाके देखा तो वो एक दिन के अगले दिन वापस आ गया। लोगों आपने कहा आपने सर्वे नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं जी, वहाँ तो लोगों के पास जूते हैं ही नहीं, आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी कंपनी वहाँ पर खोलें, क्योंकि वहाँ तो लोग जो हैं वो जूते उनके पास है ही नहीं। हम तो फर्स्ट होंगे, हम उस फर्स्ट मार्केट में इंटरेंट होंगे और हम तो मार्केट से जल्दी से कैप्चर कर लेंगे। तो आपने देखा कि आपकी सेल्स फोर्स की जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक तरफ देखा कि आपका सेल्समैन जो है कह रहा है नहीं जी ज़रूरत नहीं है, दूसरा कह रहा है नहीं जी यहाँ तो है ही नहीं, जल्दी आओ। तो ये आपके पास जो थिंकिंग पैटर्न है, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी लिंक्ड with the cultural values, it must be linked with the social values. Then similarly you have to look for the demographic। में वहाँ जूते पहनते ही नहीं है, वहाँ कह रहा दूसरा कह रहा है जी यहाँ तो जूते है, तो वहाँ पे एक फैक्टर है जिसको आपने देखना है कि क्या है वहाँ पर। देन यू आल्सो हैव टू लुक फॉर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंजेस हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन वर्चुअली ऑल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केट एंड कस्टमर्स। सर्विसेज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पास, मार्केट के ऊपर भी आपके पास इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपके पास इम्पैक्ट पड़ेगा। इट्स मीन दैट इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट कि जहाँ पर आपके पास जो है इम्पैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास इन तमाम फैक्टर्स का आपका पड़ता है। सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ट्रेंड्स आर शेपिंग द वे पीपल लिव, वर्क, प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। जो एक कंट्री का कल्चर है, जो कंट्री की मॉरल वैल्यूज हैं, जो कल्चर एक कंट्री की डेमोग्राफिक है आपके पास, ठीक है, हिली एरिया, रेन का ज़्यादा होना, ये आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि रेन का ज़्यादा होना, ठीक है। फिर डेमोग्राफिक में आपके पास माउंटेन्स का ज़्यादा होना, प्लेन लैंड का कम होना, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके पास डेमोग्राफिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके पास हैं। इन तमाम चीज़ें जो हैं ये शेप देती हैं एक कंट्री को। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो प्लेन लैंड ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, दैट्स वाई पाकिस्तान इज नोन एज एग्रीकेरियन, ठीक है, एग्रीकेरियन कंट्री, कि हम एग्रीकल्चरल जो है वो कंट्री, हमारे पास लैंड ज़्यादा, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर टू डू द एग्रीकल्चर वर्क। तो हमारे पास वो वहाँ पर ये ज़्यादा आपके पास, जिस कंट्री के अंदर आपके पास लैंड नहीं होगी वहाँ पर जो क्राइटेरिया होंगे, जो ट्रेंड्स होंगे, लोगों के लिखने के, रहने सहने के जो तरीके होंगे वो आपके पास डिफरेंट होंगे बनिस्बत के उनके उस करंट उससे। तो आपने इस चीज़ को जो है वो मैनेज करना है, आपने इस चीज़ को देखना है कि वट एवर यू आर डिसीजन, आपने जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जो है बिजनेस शिफ्ट करना है। यू आर मोस्ट ऑफ द कंट्री, most of the businesses, they are now focusing on the internationalization, they are shifting their businesses, they have their business here in one country but they are also launching the same business or other business in another country. So whenever you go for the internationalization, these are the factors you must have to look for, ठीक है। being a manager you have to look for the social values, you have to look for the cultural, demographic and environmental factors। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके प्रोडक्ट सक्सेस में, कस्टमर गेन करने में और आपके पास जो कस्टमर हैं उनको रिटेन रखने में। सिमिलरली आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का भी इन तमाम फैक्टर्स का इम्पैक्ट रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज न्यू ट्रेंड्स आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एंड कॉन्सिक्वेंटली अ नीड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड स्ट्रेटजी। अगेन दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट here that the new trends, आपके पास जो न्यू ट्रेंड्स है आपके पास मार्केट के अंदर, आप देखेंगे थोड़ा से बाद एक नया ट्रेंड आपके पास आ जाता है। ये जो न्यू ट्रेंड है आपके पास, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर। आपके पास जो चीज़ें बहुत पहले थी अब शायद इस तरह से हमारे पास चीज़ें वैसे नहीं हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन द कल्चर, दिस इज चेंज इन द लिविंग स्टाइल, दिस इज अ चेंज इन इनकम लेवल, एजुकेशन,
एजुकेशन का बढ़ जाना, मेच्योरिटी का आ जाना, सोसाइटीज़ जब मेच्योर होती हैं तो आपके पास ट्रेंड्स वैल्यूज़ जो हैं बहुत तेज़ी से आपके पास क्या होती हैं, वो चेंज होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं चेंजिंग ट्रेंड, दे मस्ट बी लिंक्ड विद योर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड स्ट्रेटजीज। एंड अगर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज उन नए ट्रेंड्स को कैटर नहीं करता तो ऑफ कोर्स पीपल शुड गो एंड दे प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स which are just something doing, which are providing something which are in line with their interest, जो उनके इंटरेस्ट के साथ लिंक करेगा, उसके साथ जो उनका जो है लिंकेज है वो ज़्यादा हमारे पास होगा। कल्चरल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे पास है ये। इनमें जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इन तमाम फैक्टर्स का वो 4 चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। जो आपके पास मेजर, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, बट इनका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपकी सर्विसेज के ऊपर, आपकी मार्केट्स के ऊपर और आपके कंज्यूमर के ऊपर। जैसे हमने बात की कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर आपके पास इम्पैक्ट पड़ता है चेंजिंग ट्रेंड इन द लाइफस्टाइल, द वे यू बिहेव, द वे यू वियर, द वे यू थिंक। आप जिस जगह पर हैं, जिस सोसाइटी में है, आपका इनकम लेवल क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका एक्सपोजर कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ऑल दीज थिंग्स दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और सर्विसेज जो है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा जो है वो चलेंगे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से थोड़ा ले लें कि आपके पास इनकम लेवल पाकिस्तान में ऑफ कोर्स कई जगह पर हाई है, ठीक है, एजुकेशन रेट आपके पास हाई है। तो आप इसको देखेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम को आप देखें, आपके पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी हैं, बट इसके साथ साथ आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं एंड दे हैव मच मोर बेटर फैसिलिटीज देन दैट ऑफ दोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है। तो जिनका इनकम लेवल लो है दे प्रेफरेबली गो फॉर दीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बट जहां पर नहीं है, ठीक है, दे मोस्ट प्रेफरेबली गो फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सिमिलरली अब देखें एजुकेशन सिस्टम में आपके पास स्कूल्स गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, बीकन हाउस है, सिटी है, बहुत से आपके पास इंडस वैली है, फौजी फाउंडेशन, आपके पास डिफरेंट आपको जो है वो स्कूल्स नजर आएंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट है। तो आप देखें इस चीज को कि आपके पास चीजों के अंदर जो कस्टमर का जो ट्रेंड है, जहां फैसिलिटी बेटर है वहां पर वो लोग जाएंगे, ठीक है। वाई कि आपके पास सेटिस्फेक्शन है वहां पर। आप इस चीज को थोड़ा सा हम इसको अगर इस चीज को हम डिस्कस करें थोड़ा, दिस इज समथिंग सोशल इशू, वन ऑफ द सोशल इशू हमारे पास ये है कि जब आपके पास पुराने टाइम थे तो आपके पास एक ही गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था और दे आर द बेस्ट वन। प्राइवेट का कंसेप्ट था ही बिल्कुल नहीं आपके पास। सिमिलरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था। गवर्नमेंट के आपके पास जो थे वो अपने हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बेस्ट सर्विसेज दी जाती थी। जो आपके पास जो है वो एक ये प्राइवेट का ट्रेंड हुआ, स्कूलिंग सिस्टम में देखें गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल पीछे रह गए। अब आपके पास जो दूसरे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स ऑफ मोस्टली आपके पास वहीं पर टॉपर, वहीं पर सब कुछ आपके पास। हॉस्पिटल्स देखें आपके पास जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ज़बरदस्त आपके पास हैं, लोगों को प्रेफरेबल है, फीस ज़्यादा भी है बट स्टिल मतलब क्वालिटी की वजह से लोग वहाँ पर जाते हैं, सर्विसेज मेंटेन की हैं, फैसिलिटीज़, एनवायरनमेंट, हर चीज़ अच्छी है। यहाँ पर आप देखें, अब देखेंगे इनकम के अंदर जो डिस्पैरिटी है, इनकम आपकी हाई है कंट्री के अंदर, तो आपके पास ये प्राइवेट की तरफ ज़्यादा लोगों को रुझान है। बीकन हाउस की फीस आप देखें, ठीक है, सिटी वालों की आप फीस देखें और आप जो है एक गवर्नमेंट स्कूल की फीस देखें, गवर्नमेंट इवन फ्री भी है, फिर भी आपके पास जो है एजुकेशन लेवल जो है रेट, जो इनरोलमेंट रेट है वो आपके पास कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे अच्छी खासी प्रॉब्लम वाली चीज़ आपके पास है। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, यहाँ तो हमने एजुकेशन की बात की, प्राइवेट आए आपके पास हैं, हॉस्पिटल्स देखें, रोड देखें आप कि रोड आपके पास एक है पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है, मोटरवे है बट इट्स फॉर ऑल, नॉट फॉर द इनकम लेवल। इनकम लेवल में वहां पर नहीं बात की गई। जीटी रोड आपके पास है, आपके पास एक ही रोड है और एक ही रोड, एक गरीब भी वहीं से गुजरता है, अमीर भी वहीं से आपके पास गुजरता है। दे कैन नॉट कंट्रोल दोज रोड्स, रोड्स कंट्रोल नहीं किए जा सकते। लाइक एजुकेशन हैज बीन कंट्रोल्ड, लाइक
फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटलाइजेशन हैज बीन कंट्रोल्ड, अदर सो मेनी थिंग्स विच हैज बीन कंट्रोल्ड, बट एक रोड जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो फिर रोड भी दो दो आपके पास मुख्तलिफ होते, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें एक सोशल फैक्टर्स हैं, बट द मेन एस्पेक्ट इज दैट दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके पास सोशल कल्चरल इनका पर इम्पैक्ट है। सिमिलरली द मार्केट्स आपके पास एक हॉस्पिटल की मार्केट है, एजुकेशन सेक्टर की एक अपनी मार्केट है, सिमिलरली द कस्टमर्स। So all these factor, all these four, these have major impact on आपके पास सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट फैक्टर का इन चार एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम देखें अगर ट्रेंड्स फॉर द 2000, मोर एजुकेटेड कस्टमर, आपके 2000 से देखें, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास 2000 आपके पास मोर एजुकेटेड कस्टमर, पॉपुलेशन एजिंग, एज ग्रुप आपके पास पॉपुलेशन में ज्यादा है, माइनॉरिटीज मोर इन्फ्लुएंशियल, आपके पास माइनॉरिटीज जो हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, ठीक है। अब दबी हुई बात नहीं रही, लोकल रेदर देन फेडरल सोल्यूशन, द गवर्नमेंट्स दे आर मोर फोकसिंग ऑन द लोकल डेवलपमेंट, ऑन द ग्रॉस रूट डेवलपमेंट, not on the federal level development. Mean most of the government they are decentralizing their operation, ठीक है। तो decentralization की तरफ ज्यादा फोकस है बनिस्बत के आपके पास centralized central government decision, ठीक है। They are looking for the need based development now. Fixation with young decreasing, ठीक है। Another thing, happiness increase by 15% by 2021, ये आपके पास रेशियो है कि आपके पास जो है हिस्पैनिक्स वो बढ़ जाएंगे। अफ्रीकन अमेरिकन इंक्रीज बाय 14%, ठीक है, बाय 2021। अफ्रीकन अमेरिकन, अमेरिका के अंदर जो अफ्रीका से लोग माइग्रेट हो गए एंड देन दे हैव देयर ओन जनरेशंस, वो 14% आपके पास क्या वो बढ़ जाएंगे। सो आप देखेंगे आपके पास जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होने शुरू हो रहे हैं। अब ये जो ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड का चेंज होना, they are affecting your social values, they are affecting your cultural values, of course environmental factors भी आपके पास आएंगे। like आप इस चीज़ को देखेंगे, environmental factor आपके पास जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी उतनी ज़्यादा आपके पास pollution आपके पास क्या होगी, वो आपके पास बढ़ेगी स्मोक से, ठीक है, इंजन से आपके पास। अब ये एक environmental factor है जो कि इफेक्ट हो रहा है, ये this is only one cultural factor, social factors, there are so many other things which are interconnected with this thing। की वेरिएबल हम देखें अगर हमारे पास, तो नंबर ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, आपके पास स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स को, कि ये काम है इसकी एक्टिविटीज के सपोर्ट। फॉर एग्जांपल एनजीओज आपके पास हैं, दीज आर द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है जी। आपके पास चाइल्ड लेबर बेस्ड है जी, चाइल्ड लेबर के ऊपर फोकस हो रहा है, चाइल्ड लेबर नहीं होगा आपके पास। देन WTO आपके पास है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप आपके पास, क्वालिटी ISO एनहांसमेंट, ठीक है, ओपेक, देन एक और कंट्रोलिंग बॉडी है। हमारे पास एक डिफरेंट चीजें हैं जो कि आपके पास कंट्रोल कर रही हैं, और उस कंट्रोल की वजह से आपके पास क्या है कि इकोनॉमिक वेरिएबल जो चीजें सारी जो आपके पास क्या है वो डिस्टर्ब। देन नंबर ऑफ मैरिजेस, आपके पास नंबर ऑफ मैरिजेस का ज्यादा होना, ऑफ कोर्स इट इज अगेन अ साइन फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। देन नंबर ऑफ डाइवोर्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ डाइवोर्सेस आपके पास, स्ट्रेस का बढ़ना, कल्चरल वैल्यूज, अगेन आपके पास इस सोशल वैल्यूज को मतलब डिस्टर्बेंस है आपकी सोशल वैल्यूज के अंदर, कल्चरल वैल्यूज के अंदर। नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन आपके पास रेट्स, इन दोनों का आपके पास बढ़ना, अगेन आपके पास ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास इसको जो है इफेक्ट कर रहे हैं। देन मोर फैक्टर हम देखें हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स, जो आपकी जिंदगी की जो शरह है कि आप कितनी देर ज़्यादा जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके पास उसका बढ़ना। ऑफ कोर्स जो आपके पास जो टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट आ रही है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके पास क्या हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डिजीज़ आती थी तो ओवरऑल बहुत सारे इलाके पूरे के पूरे आपके पास क्या होता है, मलिया मेट हो जाते थे। फॉर एग्जांपल इन लास्ट डेज देर इज एग्जांपल फॉर द डेंगू वायरस, तो आपके पास अच्छे खासी जो है वो लॉस हुआ लाइव्स का, लेकिन देन इट विल बी कंट्रोल्ड एंड इट वाज कंट्रोल्ड एक्चुअली, आपके पास अच्छा खासा उसके ऊपर कंट्रोलिंग हुआ और कंट्रोल किया गया उस चीज़ को। अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल कि आपके पास जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का बढ़ना या कम होना, आपके पास हैजर्ड्स हैं, नेशनल हैजर्ड जो आपके पास इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। पर कैपिटा इनकम का बढ़ना या कम होना, दिस इज अगेन अनदर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस, आपका जो है बिजनेस की तरफ एटीट्यूड, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डूइंग बिजनेस और दे विल लाइक टू वर्क एंड दे डोंट लाइक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आपके पास ये चीजें सारी हैं। एवरेज डिस्पोजेबल इनकम, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम का आपकी स्पेंडिंग्स जो हैं
वो कितनी हैं और आपकी जो सेविंग्स हैं वो कितनी हैं, ठीक है। इसका जो है वो अगेन बाइंग हैबिट्स, के बाइंग हैबिट्स कितनी है लोगों के अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड ऑन योर इनकम लेवल, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग, एंड टुवर्ड्स सेविंग क्या एटीट्यूड है लोगों का, लोग जो है वो सेविंग की तरफ उनका क्या एटीट्यूड है, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन वी हैव रेशियल इक्वलिटी, ठीक है। रेसिज्म का जो फैक्टर है, एवरेज लेवल एजुकेशन, एवरेज लेवल एजुकेशन लोगों का क्या है, अगर आपके पास लोग जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो ऑफ कोर्स आपके जो सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो आपके पास उनका जो है डिफरेंट होगा। जितने एजुकेटेड होंगे, जितना मेच्योरिटी लेवल लोगों के अंदर ज़्यादा होगा, उनका बाइंग बिहेवियर, उनका पहनने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनकी रिक्वायरमेंट्स वो उसी हिसाब से आपके पास के होंगे, वो बढ़ती चली जाएंगी। देन द गवर्नमेंट रेगुलेशन, सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसी हैं वो आपके पास इस चीज़ को शेप देते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ को, सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ को आपके पास। अगेन दिस इज अनदर फैक्टर। एटीट्यूड टुवर्ड्स द कस्टमर सर्विसेज, जो बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द कस्टमर सर्विसेज, वेदर द कंप्लेंट्स आर बीइंग एंटरटेन्ड और नॉट, आपके पास या कस्टमर जो है आपके पास वो डिससेटिस्फाइड है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट क्वालिटी, आपके पास प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो कंटिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट चल रही है आपके पास, या वन टाइम क्वालिटी दी, अब वही क्वालिटी आपने रिटेन रखी हुई है, दिस इज अनदर फैक्टर। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आप लोगों का क्या है, ठीक है। सोशली जो है लोग जो हैं वो एनर्जी टुवर्ड सेविंग की तरफ हैं, गैस या बिजली वो बचाते हैं या चोरी करते हैं, ये क्या एक फैक्टर है, दिस इज अनदर फैक्टर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जो आपकी इंडस्ट्री है, क्या जो आपके पास इंडिविजुअल है वो अपने पास जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं फुलफिल कर रहा। फॉर एग्जाम्पल one of the thing which is very much prominent in our society and mostly इन स्टूडेंट्स हमारे पास, आप यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाएं या आप देखें तो आपके पास जो खाया जैसा खाया वहीं फेंक कर आप मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उठ कर आ जाते हैं। नो, दिस इज़ नॉट द वे, समथिंग ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने खाया हम उसके वहाँ सफाई भी करें, ठीक है। अगर हमने कुछ चीज़, आपने कुछ चिप्स खाए तो रैपर को आप जो है अपने बैग में रख लें, कहीं डस्टबिन नजर आए वहाँ पर आप डाल दें, बनिस्बत इसको आप इस तरह से आप फेंक दें, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़े ट्रेंड थोड़े से डिफरेंट हैं, बट नाउ देयर इज़ अ टाइम, अब टाइम है कि हमें अपने जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो देखना है, और हमें जो रिसाइकलिंग बिहेवियर है उसको हमें अडॉप्ट करना है, ताकि हम अपनी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को क्या करें, उसको हम जो है वो इन्हांस कर सकें अपने पास। जो हमारे पास कुछ और फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास वैल्यू प्लेस्ड ऑन द लेयर टाइम, मतलब कि जो आपके पास वर्किंग क्लास है, ये जो एक फैमिलीज हैं वो लेयर टाइम के ऊपर उनका कितना है कि वो कितनी देर जो है वो जाते हैं अपने पास लेयर टाइम पार्क वगैरह में, या उनकी पिकनिक से दिस दैट, मतलब इस तरफ उनका क्या रुझान है। अगेन दिस इज अ सोशल ट्रेंड। रिसाइकलिंग बिहेवियर, जिसे मैंने अभी आपसे बात की, उस तरफ जो है लोगों का रुझान क्या है, वेदर दे लाइक टू रिसाइकल, या हमारे पास जो है कूड़े का एक डब्बा भर के प्लास्टिक के अंदर बंद करके उसको नालों के अंदर जो है वो फेंक देना, दिस इज अनदर फैक्टर, दिस इज रॉन्ग। वेस्ट मैनेजमेंट का क्या पैटर्न्स अडॉप्ट किए हैं, अगेन वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ इम्पैक्ट on your social and cultural values and your environmental management, air and water pollution, again factor। ozone depletion, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स आपके पास आएंगे, जितना आपके पास मशीनरीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके पास ओजोन जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा खारिज होगी आपके पास ओजोन डिप्लीशन जो रेशियो आपके पास बढ़ेगी। देन यू हैव इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपके पास, अगेन दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो क्या क्या जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो रेगुलेशंस हैं। आपको हमने देखे हमारे पास बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने आज के लेक्चर में दो चीज़ों के ऊपर फोकस रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड देन सेकेंडली वी डिस्कस्ड अबाउट द सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमने इकोनॉमिक के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक कंट्री को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कंट्री स्पेसिफिक बातें भी की, हमारा कुछ रेशो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक भी रहा, ठीक है, कि मैनेजर्स बीइंग मैनेजर्स किन किन फैक्टर्स को जो है वो ख्याल रखना चाहिए। एंड देन द सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमने जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स को देखा जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स the something demographic, socially और cultural whatever it is। so next lecture में जो हमारा होगा, हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं कि बीइंग ए मैनेजर आपने इन चीज़ों को देखना है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर एक्चुअली
इफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो इन फैक्टर्स के अंदर हम हर फैक्टर के अंदर हम जो डिफरेंट चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर, एक कंट्री स्पेसिफिक लेवल के ऊपर, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ का सोर्स भी बनती हैं और थ्रेट्स का सोर्स भी बनती हैं, हम उनको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल जो रिवोल्यूशन है उसने किस तरह से आपके लाइफस्टाइल को चेंज किया और ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है किस तरह से उसने जो है वो इफेक्ट किया। इफेक्ट करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो किन किन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से जो है वो इन्हांस हुई, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कम्पिटिटिव फोर्सेस, हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट कम्पिटिटिव फोर्सेस हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं और किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने इन तमाम टाइटल्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।